very good morning to all my amazing viewers and subscribers. How are you all? I hope that all of you are very much fine. So my dear learners, I know that you all are eagerly waiting for the question and answer sessions of your history classes, in which I promised you to give the whole explanation of the questions chapter wise. Dear student, your wait is now over because you have been continuously demanding for this question and answer series of chapter number 1 in history, the French Revolution. So without wasting much time, my dear students, let's quickly come to the easiest explanation of the NCERT questions. Dear student, here you can see there are question and we will discuss its answer one by one. The first question, it is here: describe the circumstances leading to the outbreak of revolutionary protest in France. मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको उन सिचुएशंस के बारे में बताना है जिसने फ्रांस में एक चेंज लाया, रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट लाया कि लोग घरों से बाहर निकल के आए और उन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़ी। तो इसमें हम आंसर्स को अगेन, जैसा कि मैं आपको बताती आई हूँ कि हमेशा आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखिए, इससे एग्जामिनर को ये बिलीव हो जाएगा कि हाँ आपको रियली आंसर्स पता है। तो पहला पॉइंट हम देख लेते हैं कि इस सीरीज़ में इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है। लुइस 16 as you know was the king of France then. 16 जब आया थ्रोन में तो उसने क्या देखा कि एक एम्प्टी ट्रेजरी थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के साथ बहुत लंबे समय से वॉर चल रहा था फ्रांस का, तो इसमें काफ़ी खर्चा हो गया था। फिर एक किंग का आलीशान बंगला, कोर्ट सब मेंटेन करना था, ऑफिसर्स को सैलरी देनी थी, सोल्जर्स को सैलरी देनी थी, इन सब में जो है फ्रांस की ट्रेजरी वो पूरी एम्प्टी हो चुकी थी। तो उसने थर्ड स्टेट की मीटिंग बुलाई जिसमें कि वो उन लोगों को बता सके कि अब मैं न्यू फॉर्म ऑफ टैक्सेस, इंक्रीज फॉर्म ऑफ टैक्सेस लेने की सोच रहा हूँ, बट ये मेथड सफिशिएंट नहीं होता क्योंकि थर्ड स्टेट्स के लोग ही सिर्फ टैक्स भरते थे, राइट? तो वो बेचारे कितना टैक्स भर लेते। सेकेंड थिंग, फ्रांस में सोसाइटी डिवाइडेड थी, जो आपको पता ही है। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट में मैंने आपको क्लियरली लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो ज़्यादातर जो है 90% ऑफ द पॉपुलेशन वो थर्ड स्टेट को बिलोंग करती थी, पर लैंड उनके पास जो होता था वो बहुत ही कम होता था। लैंड का 60% हिस्सा जो है वो नोबल्स और चर्चेस और रिच मेंबर्स के पास होता था। तो ये बेचारे कॉमन पीपल, हालांकि 90% पॉपुलेशन को बिलोंग करते थे, बट वो बेचारे कहाँ खेती करते, कैसे कमाते और क्या करते। तो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से थर्ड स्टेट्स के पीपल फ्रांस की गलियों से निकल के आए और उन्होंने फ्रांस में प्रोटेस्ट छेड़ा। राइज ऑफ द मिडिल क्लास, जैसे जैसे लोग जो है एजुकेशन पाते गए, लॉयर्स, डॉक्टर्स, जो प्रोफेशनल पीपल थे, उनके दिमाग में ये बात आई कि हाँ हमें अब जो है हम लोग एजुकेटेड है, हम लोग ऐसे चुपचाप अन्याय को नहीं सह सकते, हमें विरोध करना पड़ेगा। फिर कई सारे फिलोसफर हुआ करते थे। फिलोसफर मतलब जो अपने विचार वगैरह बताया करते थे, जैसे कि वोल्टेयर, रूसो, मोंटेस्क्यू, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उनके आइडियाज़, उनका जो रेवोल्यूशनरी थिंकिंग था वो लोगों को जब पता चला तो लोगों को सही लगा और बहुत सारे लोग जो है उनके थॉट्स और आइडियाज़ को बिलीव करने लगे। सम ऑफ द रीज़न वाई द रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट ब्रोक इन फ्रांस ऑन 14 जुलाई 1789 एट द फोर्ट्रेस Bastille. I hope you are clear with this. You can see it one time if you want the answer. Now let's move to our second question and its answer. What is the second question? Which group of French society benefit from the revolution? Which group were forced to relinquish power? Which section of the society would have been disappointed with the outcome of the revolution? मतलब कि आपको इस आंसर में पूरा बताना है कि किस रेवोल्यूशन की वजह से फ्रांस की किस सोसाइटी को बेनिफिट हुआ, किसको प्रॉब्लम हुई, किसको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी
और फाइनली जो है इस रेवोल्यूशन का रिजल्ट क्या निकला। तो आप आंसर को अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट वाइज डिस्क्राइब है। तो पहले हम देख लेते हैं ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी विच बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन। पहले हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, द पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम द रेवोल्यूशन। ऑब्वियस ये बात है क्योंकि थर्ड स्टेट्स के लोगों ने ही रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, तो सबसे ज़्यादा जो है उन्हें ही बेनिफिट हुआ होगा इस रेवोल्यूशन से। इसमें कौन कौन लोग थे? लोएस्ट से लेके मिडिल क्लास तक के लोग इस रेवोल्यूशन में शामिल थे, जैसे कि पीसेंट्स, लेबरर्स, वर्कर्स, टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स एसेट्रा। और कुछ कुछ नोबल्स ने भी इन लोगों की व्यथा को देखते हुए इनका साथ दिया था। और बहुत सारे फिलोसफर तो थे ही, हम उनके बारे में पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर्स में। तो ये जो थर्ड स्टेट है, इन्होंने अब जो है फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद इनके डिमांड जो है कुछ हद तक फुलफिल हो गए। उन्हें थोड़े बहुत इक्वल राइट्स मिल गए अपर सेक्शन की तरह, और उनके साथ जो अन्याय होता था, जो प्रिविलेजेस उन्हें नहीं मिलते थे, वो भी कई हद तक मिलने लगे। अब हम देखेंगे ग्रुप्स विच वे फॉर्म टू रेलिक्विश पावर। मतलब कि रेलिक्विश मतलब ख़त्म कर देना, किस ग्रुप का पावर ख़त्म हो गया आप सबको पता होगा। यस, सबसे पहले तो किंग को उसके थ्रोन से हटा दिया गया, उसकी एक न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हो गई और किंग को सिर्फ उससे पेपर साइन करने के लिए रखा गया। तो किंग की पावर सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा कम हो गई। और उसके बाद जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट जो आराम से कुर्सी पे बैठ के अपने प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे, उनके प्रिविलेजेस भी ख़त्म हो गए और इक्वालिटी लागू हो गया फ्रांस में, जिसमें कि हर किसी को इक्वल माना जाने लगा। सेक्शन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रेवोल्यूशन। किस सेक्शन को खुशी नहीं हुई इस रेवोल्यूशन से? तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रिविलेज क्लास, मतलब कि जो क्लर्गी और नोबल्स थे फर्स्ट और सेकंड क्लास के लोग, उनको कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि उनको जो स्पेशल पहले प्रिविलेजेस, स्पेशल राइट्स वगैरह मिलते थे, वो अब ख़त्म हो गए। सो दिस वॉज योर आंसर नंबर सेकेंड। Now let's see your question number third. Describe the legacy of the French Revolution for the people of the world during the 19th and 20th century. मतलब कि आपको बताना है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था और वो पीपल के लिए, वो पूरी दुनिया के लिए क्या छोड़ के गया। 19th और 20th सेंचुरी के लोगों के लिए फ्रांस रेवोल्यूशन क्या छोड़ के गया। लीगेसी मतलब होता है कि कोई चीज़, कोई विरासत जो कोई पुराने एंसेस्टर लोग अपने अपकमिंग जनरेशन के लिए रख जाते हैं, उसे हम लीगेसी कहते हैं, राइट। सो व्हाट वेयर द लीगेसी, लेट्स सी इट हियर। फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ था वो सिर्फ फ्रांस तक ही नहीं सीमित था, बल्कि बहुत सारे फिलोसफर्स थे जो फ्रांस के बाहर भी गए और उन्होंने पूरी दुनिया को फ्रांस में हुए इस रेवोल्यूशन के बारे में बताया, जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग उत्साहित हुए। उन्हें भी लगा कि हाँ, जब फ्रांस कर सकता है, फ्रांस के लोग कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं अपने अपने एरिया के क्रूएल किंग से छुटकारा पा सकते हैं। फ्रांस ने लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, दिस आर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। लिबर्टी मतलब कि आज़ादी, इक्वलिटी मतलब सब इक्वल हो, और फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारे से रहना। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है पूरी दुनिया में लागू होने लगा। हर कंट्री चाहती थी कि उन्हें डेमोक्रेसी मिले, मतलब कि डेमोक्रेसी आपको पता है ना, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल, मतलब कि एक गवर्नमेंट जो लोगों की बनी हुई हो। ये डेमोक्रेसी जो है उसका कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड ने पहली बार देखा, मोस्ट प्रोबेबली यूरोप ने। इतना ही नहीं, फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसने एशिया और अफ्रीका के कई सारे देशों को भी इंस्पायर किया जो ऑलरेडी ब्रिटिश या बाकी यूरोपियन नेशन के कॉलोनीज़ बनी हुई थी, उनकी स्लेव थी। तो ये आइडिया जो था फ्रीडम का, ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ। कहाँ से? यस, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही। हमारे इंडिया में भी राजा राम मोहन रॉय जो थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के काफ़ी ज़्यादा मुरीद थे। उन्होंने ये आइडिया जो है इंडिया में भी इम्प्लीमेंट किया। ओके, सो दिस वाज योर आंसर नंबर 3. So my dear students, now let's move to your next question. Draw up a list of democratic rights we enjoy today whose origin can be traced to the French Revolution. मतलब कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आज की डेट में आप जो बहुत सारे डेमोक्रेटिक राइट्स एंजॉय करते हैं एक इंडिपेंडेंट नेशन के, उसकी हिस्ट्री बताइए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके आंसर्स में हम कौन कौन सा पॉइंट्स ले सकते हैं? सबसे पहले तो फ्रीडम ऑफ स्पीच,
एंड एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि आज के टाइम हमारे पास क्या है, स्पीच का फ्रीडम है, और अगर हमारे साथ कोई अत्याचार हो रहा है, कोई हमारा उत्पीड़न कर रहा है, तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। ये कहाँ से निकल के आया है? यस, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही निकल के आया है। राइट टू इक्वालिटी, सेम हमने क्लियरली पढ़ा है राइट टू इक्वालिटी के बारे में कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही लोगों को मिला था। आज हम सब लोग इक्वल हैं, इक्वलिटी के बेसिस पे कुछ भी डिमांड कर सकते हैं अपने गवर्नमेंट में, ठीक है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ मतलब कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके कोर्ट में जाके न्याय मांग सकते हैं, ओके। राइट ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम सबके पास है। राइट इक्वालिटी सबके पास है, फ्रेटर्निटी सबके पास है, भाईचारे से जैसे सब लोग रहते हैं। तो ये सारे जो है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, ये इसकी हिस्ट्री क्या है? यस, इसकी हिस्ट्री फ्रेंच रेवोल्यूशन ही है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. Now let's move to your next question. Would you agree with the view that message of universal right was beset with contradiction? Explain. Okay? तो ये क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है कि क्या आप मानते हैं फ्रांस में जो तुरंत यूनिवर्सल राइट कहने को तो मिली थी, पर असलियत में उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे? कैसा था? यस, ऐसा था, क्योंकि हमें पता है कि वुमेन्स को उनके राइट्स नहीं मिले थे। सिर्फ प्रॉपर्टी मैन ही वोट कर सकते थे, जो पूरा सेक्शन था सोसाइटी का वो वोट नहीं कर सकता था। तो वही हम देख लेते हैं, इस आंसर में यही सब लिखा है कि वुमेन को राइट्स नहीं मिले थे, ना पूरा सेक्शन वोट कर सकता था, सिर्फ जो रिच पीपल थे और 25 एज से ऊपर थे वही वोट कर सकते थे, ठीक है। पूरा जनता को रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं था, बल्कि बस रिच को रिप्रेजेंट करने वाले लोग ही थे। तो एक तरीके से इक्वालिटी और फ्रीडम जो फ्रांस में उस वक्त तुरंत मिला था लोगों को, वो एक्चुअल में यूनिवर्सल राइट्स नहीं थे, मतलब कि सबके लिए बराबर तुरंत नहीं थे। दिस वॉज द थीम ऑफ योर आंसर नंबर 5. आई होप यू अंडरस्टूड इट. Now let's move to our next question. How did you explain the rise of Napoleon? My dear student, this is the last question of your chapter. इसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि नेपोलियन का पावर कैसे बढ़ा। तो आप रिकॉल कर सकते हैं मैंने आपको नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में लेक्चर में क्या क्या बताया था। हाँ, मैंने बताया था कि फ्रांस में जब न्यू गवर्नमेंट बनी तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेगाइल थी, मतलब कि उसमें यूनिटी नहीं थी। तो जिस वजह से एक न्यू डिक्टेटर, एक न्यू पर्सन नेपोलियन बोनापार्टे को फिर से फ्रांस के थ्रोन को कैप्चर करने का मौका मिल गया। इस तरीके से ये आंसर आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर जब वो नेपोलियन जो है वो फ्रांस के गवर्नमेंट में आया, जैकोबिन क्लब की पार्टी को हरा के, तो उसने जो है कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन तो जैकोबिन क्लब वाले वैसे के वैसे ही रखे और कई सारे रूल्स न्यू भी लाए, ठीक है। जो पहले से थे वो क्या क्या थे, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, और फ्यूडल सिस्टम को रिमूव करना, ये सब पहले के जैसे थे। और जो न्यू उसने लाए थे ना कि उसको पूरे यूरोप को कैप्चर करना था, और उसने जो है फोर्स रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दिया था। तो इस वजह से नेपोलियन के थॉट जो है वो कॉमन जनता या जो गवर्नमेंट के और लोग थे उससे मैच नहीं करते थे, ठीक है। फाइनली नेपोलियन को हरा दिया गया इन 1815 एट द बैटल ऑफ वाटरलू। किस किस कंट्रीज़ ने साथ मिलके? ब्रिटेन, पर्शिया, ऑस्ट्रिया और रशिया में। किस प्लेस पे हराया था? लीपजिंग नाम का एक प्लेस था वाटरलू के पास, वहीं पे हराया था। फाइनली नेपोलियन को सेंट हेलेना नाम के एक आइलैंड के जेल पे बंद कर दिया गया, जहाँ पे उसकी मौत हो गई इन द ईयर 1821. सो दिस वॉज होल स्टोरी अबाउट नेपोलियन इन brief. So here you can see we have covered all your 6 questions with its answer. I have explained you all the answers in both the language Hindi and English, so that you have no doubts and you can clearly see this answer and solve your concept. With this only I end up today's session of question answer chapter 1, the French Revolution of class 9, following your NCERT book. I hope that all of you are safe and sound at your home. Have a good day. Jai Hind.